तो साइक्लोन में अभी तक हमने क्या क्या किया था, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने एयर मास के बारे में पढ़ा था कि एयर मास क्या होता है सर। एक एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी होती है सर हवा की, जिसकी क्या कहते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है टेम्परेचर और मॉइस्चर एट एनी गिवन एल्टीट्यूड आर फेयरली सिमिलर। ठीक है, सेम ही होंगे। ठीक है, इट कवर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया. It may only have a little horizontal variation in temperature and moisture throughout the air mass. And when an air mass remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, suppose किसी एरिया के ऊपर, सपोज करो यूएसए के ऊपर काफी टाइम से एक एयर मास रह रहा है, तो फिर वो उसी प्लेस की, सपोज यूएस के ऊपर रह रहा है एयर मास, ठीक है, तो वो फिर उसी जगह की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। या किसी वाटर बॉडी के ऊपर कोई एयर मास रह रहा है, तो फिर वो उसी एरिया की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। जैसे कि लिखा है, when an air mass remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristics of that area. The homogeneous regions can be vast ocean surface, ओशन सरफेस भी हो सकते हैं, वो प्लेन्स भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने ये एयर मास का डायग्राम है, जैसे कि देख सकते हो, एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी दैट एक्वायर्स सेम प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, मॉइस्चर, कंटेंट एटसेट्रा। ओके, उसके बाद आता है सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आ रहे हैं बच्चे। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रंट। फ्रंट क्या होते हैं सर, जब मैंने बताया था कि दो एयर मास जब मिलते हैं, ये सपोज करो वार्म एयर मास है और ये है कोल्ड एयर मास। ओके, जब ये मिलते हैं तो इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट जोन होता है, मतलब जहां ये मिलते हैं, इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट जोन होता है सर, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं फ्रंट। ओके, चार तरह के फ्रंट होते हैं सर। एक होता है कोल्ड करंट, एक होता है वार्म करंट, एक होता है स्टेशनरी करंट, और चौथा होता है सर ऑक्लूडेड करंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, सॉरी। ओके, चार तरह के फ्रंट्स होते हैं, पढ़ेंगे। व्हेन टू डिफरेंट एयर masses having distinctly different properties meet, the boundary zone between them is called a front. जो बाउंड्री जोन है इन दोनों के बीच का, उसको फ्रंट बोलेंगे। There are four types of fronts. The first one is stationary front. When the front remains stationary, जब ये बाउंड्री स्टेशनरी रहेगी, स्टेबल रहेगी, उसको स्टेशनरी फ्रंट बोलेंगे। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, जब कोल्ड एयर मूव करेगी टुवर्ड्स द वार्म एयर मास, इट्स कॉन्टेक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। मतलब कोल्ड वाला उसके पास गया ना, वार्म के पास, as it is written that when the cold air move towards the warm air mass, its contact zone is called cold front. Okay, and the next one is warm front. If the warm air mass move towards the cold air mass, जब warm air mass move करेगा cold air mass की तरफ, the contact zone is called warm front. Very simple. The next one is occluded front. When an air mass is fully lifted above the land surface, it is called occluded front. Okay, the fronts occur in the middle latitude. मैंने आपको बताया था, याद रखनी है ये चीज कि फ्रंट सिर्फ मिड लैटिट्यूड्स में ही बनते हैं, and are characterized by steep gradient in temperature and pressure. Okay, they bring abrupt. Good morning, good morning. They bring abrupt changes in temperature and cause the air to rise to form clouds and cause precipitation. वो कहता है कि ये जब एयर मासेस मिलते हैं, यानी जब फ्रंट्स बनते हैं, ओके, जब ये फ्रंट्स बनते हैं तो इससे क्या बनते हैं, इससे सर आपके क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो उससे क्या होती है सर, इट कॉज द प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षा होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रेसिपिटेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म। इट इंक्लूड्स मिस्ट, फॉग, स्नोफॉल, रेन। ओके, all the above phenomena comes under precipitation. Okay, as you see the picture, stationary front, and here it is warm front. When the warm air mass move towards the cold air mass, uh, the next one is cold front, when the cold air mass is moved towards the warm air mass. And the last one is occluded front. Okay, उसके बाद लास्ट, अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो था साइक्लोन।
साइक्लोन मैंने पहले ही बताया था, विंड सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट द सेंटर। और सेंट्रल वाले पार्ट को, साइक्लोन के सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में बताया था, बताइए बताइए। साइक्लोन का आउटर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है आई। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। और साइड वाले पार्ट को, साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बीच वाला पार्ट तो हो गया आई, और साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में बताया था, ये आई होगी। आई वाला एरिया कौन सा होता है? लो प्रेशर होता है। और ये साइड वाले होते हैं हाई प्रेशर। और साइड वालों को क्या बोलते हैं? साइड वालों को बोलते हैं सर आई वॉल। ओके, भूल गया, अब बताया था आपको मैंने। आई वॉल, वॉल, बॉल नहीं, बॉल नहीं, वॉल, दीवार बेटा, ठीक है। वॉल, WALL। चलो कोई नहीं, देवी जी को ट्यून तो याद थी कि कुछ वाल बाल करके है। एनीवेज, so wind system with a low pressure at the center, it's a rapid inward air circulation, just remember this thing, inward air circulation around a low pressure area। inward, inward अंदर की तरफ आ रही है with a sorry, हाँ, inward air circulation around a low pressure area, low pressure area के around यानी surround में the air circulates in an एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है इन साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज अकम्पेन्ड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर। और देयर इज आल्सो वन मोर टर्म, साइक्लोजेनेसिस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। द नेक्स्ट थिंग इज नोमेनक्लेचर। मैंने आपको बताया था, लिस्ट एंड नेम्स ऑफ साइक्लोन आर मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय एन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ WMO, दैट इज वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 13 कंट्रीज की मिलके बनी होती है WMO। ओके, 13 कंट्रीज डिसाइड करते हैं इसमें नाम, इसके याद रखना, WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टॉक्टो का जो टॉक्टे क्या कहते हैं साइक्लोन है, उसका नाम कौन सी कंट्री ने सजेस्ट किया था? एनीवन, एनी गेसेस? बिना टिपे बताना प्लीज, बताने वाला की फुल इज्जत की जाएगी। म्यांमार, अरे वेरी गुड यार, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो ओरिजिनल लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले औरतों के नाम थे, महिलाओं के नाम थे, क्योंकि आपको पता ही है महिलाएं काफी शांत स्वभाव की होती हैं, इसलिए उनको साइक्लोन से कंपेयर किया गया। लेकिन 1979 में उनको रियलाइज हुआ कि आदमी भी शांत किस्म के होते हैं, इसलिए 1989 में आदमियों का भी नाम इसमें इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आदमी और औरतों दोनों का नाम अल्टरनेटिवली यूज करेंगे। 6 तरह की लिस्ट होती है जो कि यूज होती है रोटेशन। अच्छा, टॉकते आदमी का नाम है औरत का नाम है? बताओगे, बताएगा कोई? ना, ना ही आदमी का नाम है ना ही औरत का नाम है, गलत जवाब। ये किसका नाम है? ये नाम है सर छिपकली का। अरे क्या बात है, देवी जी छा गई। गेको वर्ड, गेको वर्ड से नहीं, गेको एक प्रजाति होती है छिपकली की, गेको वर्ड नहीं है, गेको प्रजाति होती है, प्रजाति। छिपकली को बोलते हैं, छिपकली की एक प्रजाति बोलते हैं गेको, गेको लिजर्ड बोलते हैं इसको बेसिकली। ओके, ये जो भाषा, किस भाषा का शब्द है वैसे? बर्मी भाषा का शब्द है। ओके, म्यांमार में बोली जाती है ना बर्मी। म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, याद हो आपको अगर पढ़ा हो तो। ओके, तो गेको, आपने अपने इंडिया में भी गेको लिजर्ड मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं? एनीवन, एनी गेसेस? गेको फ्रॉग, गेको लिजर्ड कहाँ पे, कौन सी कोस्ट में? वेस्टर्न घाट में या ईस्टर्न घाट में? ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है हमारे इंडिया में, वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में? अरे बताइए यार, बड़ा तुच्छ सा सवाल है। हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है या ईस्टर्न घाट में है? हम्म, बहुत
टाइम लगाते हो, बहुत टाइम। वेस्टर्न घाट में, वेरी गुड। वेस्टर्न घाट में है ना, तो गेको लिजर्ड वगैरह सारी प्रजातियां इधर पाई जाएंगी। ओके, याद रखेंगे। So has the list used in 2020 will be used in 2026। लेकिन कुछ स्टॉर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ तूफान ऐसे होते हैं, कुछ साइक्लोन ऐसे होते हैं कि भैया जिनका नाम फ्यूचर में नहीं लिया जा सकता। द रीजन बीइंग इज बिकॉज इट क्रिएट्स wreaked havoc on a country। ठीक है, and due to some reasons of sensitivity their names will not be repeated। Okay, examples are Katrina in USA 2005, Sandy in USA 2012, Haiyan in Philippines in 2013, Irma and Maria in the Caribbean island 2017। Caribbean island as you know, कहाँ पे है Caribbean island? कौन से ओशियन में? अटलांटिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में? जल्दी से बताइए। मैप रीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही? कैरेबियन आइलैंड कौन से ओशियन में है? इंडियन ओशियन। योर ऑप्शंस आर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। अरे नॉर्थ अमेरिका के इधर है, ईस्टर्न कोस्ट की नीचे की तरफ, वहां कौन सा ओशियन है? डूब के मर जाओ, डूब के। पैसिफिक, पैसिफिक क्या कहते हैं, यूएसए की वेस्टर्न साइड है या ईस्टर्न साइड है? वेस्टर्न साइड है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईस्टर्न साइड कौन सा ओशियन है? नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड कौन सा ओशियन है? यार ये नॉर्थ अमेरिका होगा। हाँ, अटलांटिक। अब भाई अकल ठिकाने पे। याद रखा करो यार, इतना तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। यहाँ यूएसए है, यहाँ ये है, यहाँ फलाना ओशियन है, फलाना ओशियन है ना? अगर अभी भी आपको नहीं याद हो रही तो यार पढ़ो उसको। मैप्स मैंने आपको कहा है डेली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट मैप्स कर लो बस, सिर्फ 20 मिनट। वर्ड्स एक मेरा फ्रेंड था, उसका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है? तो कहता कि मुझे मैप्स पढ़ना रटना बहुत अच्छा लगता है। तो कहते कि जैसे कि मतलब मैप में क्या पढ़ते हो, क्या रटते हो? तो कहते कि जैसे सिटीज के नाम, रिवर्स के नाम, फॉरेस्ट के नाम, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, यूएसए में कौन सा डेजर्ट है, या कौन सा फॉरेस्ट है, या कौन सी ग्रास उगाई जाती है, या कौन से सिटीज हैं। मतलब सारे सिटीज के नाम मेरे से आप किसी भी, उसने ये बात बोली कि आप मेरे से किसी भी शहर का नाम पूछ लो कि ये शहर कहाँ पे है, तो मैं बता दूंगा कि ये यूएसए में है या कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो जोन सा इंटरव्यू ले रहा था, जो इंटरव्यूअर था, उसका भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो उसको भी मतलब ये मतलब कि शौक था, हॉबी थी उसकी कि भाई इस तरह से सिटीज याद करने की। सब कईयों को शौक होता है ये। तो कहता ठीक है कि ना मैं आपसे ना 10 सिटीज के नाम आपसे पूछूंगा, 10 शहरों के नाम पूछूंगा आपसे। आपने अगर 10 शहरों के नाम बता दिए कि ये शहर कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपके मैं 250 में से 275 में से 275 नंबर दे दूंगा इंटरव्यू में। ठीक है? तो कहता ठीक है जी। कहता नहीं तो मैं आपको 0 नंबर दूंगा। वो कहता ठीक है, शर्त लगी भाई दोनों की वहीं पे। तो भाई साहब सारे के सारे दे दिए उसने, 10 के 10 दे दिए। तो द थिंग इज कि अगर आप कोई हॉबी बता रहे हो, अगर आप किसी को अपनी हॉबी बता रहे हो, तो यू विल मेक श्योर कि आपको उसके बारे में अच्छी तरह रुचि होनी चाहिए। सपोज आपसे पूछ लिया कि आपने बोल दिया कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, क्रिकेट खेलना। तो कहते हैं ठीक है, तो फिर क्रिकेट के बारे में सवाल पूछ लेंगे आपसे कि अच्छा एलबीडब्ल्यू क्या होता है, एलबीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, थर्ड एम्पायर का क्या रोल होता है, कुछ भी मतलब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर कि कुछ भी बताएं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, उसका उसने हॉबी बताई थी कि मेरे को शायरी करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो लिखता भी था, शेर वगैरह लिखता था, कविताएं भी लिखता था काफी। तो उसका ऑप्शनल हिंदी था। हाँ, वो पास हो गए। हमारे हरियाणा में लोहारू जगह है, लोहारू, वहां पे उनकी पोस्टिंग है, लोहारू में। ठीक है? तो
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो उसने वो भी कविताएं वगैरह लिखता था। तो फिर एक दिन कह रहा हूँ, जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछ लिया कि भाई शेर वेर बताओ, आप कोई सुनाओ, कोई अपना लिखा है कुछ, तो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह की कोई हॉबी बताओ जो आप वाकई में ही आप करते हो, ठीक है। ये नहीं कि लिसनिंग सॉन्ग्स वहां मतलब बेतुकी वॉचिंग मूवीज, कोई ढंग की यार वो बताओ भाई, लेजिटिमेट लगे, है ना। मतलब जो बताओ कि हाँ यार, कुछ भी, अब जो बताओ जिसके बारे में नॉलेज भी हो। हाँ जी सर, हमें पतंगबाजी करना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है भाई, पतंगबाजी करने से क्या होता है? पतंगबाजी करने से हमें खुशी मिलती है। एक तरफ हम पाकिस्तान की पतंग उड़ाते हैं, एक तरफ भारत की पतंग उड़ाते हैं, फिर दोनों को आपस में काटते हैं, फिर इससे क्या कहेंगे, फ्रेटर्निटी बढ़ती है, ब्रदरहुड बढ़ता है, ठीक है। और ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है सर, है ना। तो इस तरह की कुछ बताओ कि अगले को समझ भी आए कि हाँ, अगला रिलेट कर सके। लिसनिंग म्यूजिक लगेगा भग, गरीब कहेंगे कुछ भी, मतलब लिसनिंग म्यूजिक है, शादियों के बाहर बज रहा होता है सर, हम तो वहीं रुक जाते हैं, इतनी जबरदस्त हॉबी है हमारी। बगल में डीजे बज रहा हो तो हम घर में नाचने लगते हैं। डांसिंग भी हमारी हॉबी है। इस तरह की घटिया हॉबीज ना, एक हॉबी अच्छी सी बनाओ कोई, मतलब कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा कि हाँ यार, भाई सामने वाले को भी लगे कि हाँ यार, ये कोई ढंग की हॉबी है इसकी। बैठे हैं सर, हमें जब भी शॉपिंग करते हैं सर, हमें वो थैले इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों की आदत होती है ना, वो अच्छे से थैले मिलते हैं वो इकट्ठा कर लेती हैं घर में। बस ये फेंकना नहीं है, ये ब्रांडेड थैला है, ये जारा का थैला है, ये इसका थैला है, लुइस फिलिप का थैला है, या वैन हुसैन का थैला है। इकट्ठे कर रहे हैं, फिर मार्केट में हम जाते हैं तो 10 बार लेके जाएंगे वो वैन हुसैन का थैला, ताकि लोगों को पता चले हम ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। तो इस तरह की ढंग की हॉबी बनाओ, कहने का मतलब है। ठीक है। सो कम टू द टॉपिक, जैसे कि हम पढ़ रहे थे रीजनल नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जैसे कि टाइफून्स बोलते हैं चाइना सी में और वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो प्लीज मेक श्योर आपको पता हो पैसिफिक कहाँ है, नॉर्थ पैसिफिक कहाँ है, साउथ पैसिफिक कहाँ है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हरिकेन्स बोलते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड इन द कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन, टू बी वेरी प्रिसाइज नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ओके। टोर्नाडोस बोलते हैं गिनीज लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए। बिली विलीज बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन में, और नोवाकी जो कि बोलते हैं जापान में। नोवाकी को पहले ताइफू के नाम से भी जाना जाता था, ओके। इसके बाद हमने ये डायग्राम है, इसमें देखो लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन्ड है। क्लासिफिकेशन दो तरह की है, ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो कि है वो ट्रेड विंड्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, याद रखना। तो मे भी पूछ लेगा आपसे टॉक्टे जो साइक्लोन है वो कौन सी विंड्स के अंदर एम्बेडेड है, द आंसर इज ट्रेड विंड्स, ठीक है। मूव्स इन जनरल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ईस्ट कोस्ट जनरली मोस्ट इफेक्टेड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। तभी मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, याद रखेंगे। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं, मिड लैटिट्यूड फ्रंटल और वेव साइक्लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज बीइंग एम्बेडेड इन द वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज है तो जाहिर सी बात है, इट मूव्स इन जनरल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन जाहिर सी बात है ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर के बीच में। दे ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन। ये पानी में ओरिजिनेट होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो लैंड और ओशन दोनों में ओरिजिनेट होता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल होता है वो सिर्फ ओशियंस में ही ओरिजिनेट होता है, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन में जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। इट ऑलवेज हैपन इन ओशियन, जैसे कि लिखा हुआ है, एंड डाइज इन लैंड। लैंड पे जाएगा, टकराएगा और मर जाएगा, ओके। एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज एज यू नो, इट कॉजिंग वायलेंट विंड्स, तेज हवाएं आती हैं एकदम, ठीक है। बाल बाल उड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपनी। वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म आउटपोरिंग्स, ओके। हरिकेन जो जिसको फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, याद रखना। हरिकेन को बोलते हैं फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ह्यूज हीट इंजन which takes energy in the latent heat and sensible heat from the water to air। ये भी हरिकेन भी पानी से ही
मॉइस्चर लेता है, लो प्रेशर वहीं से बनता है, ठीक है, लेकिन ये ह्यूज हीट इंजन होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये फुली डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्या? हरिकेन। हरिकेन अभी बताया था आपको कहाँ पे जनरेट होता है, यूएसए में। ये देखिए हरिकेन यहाँ पे, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशन में और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे क्या है, कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है, याद रखेंगे। The most frequently occurring atmospheric disturbance in tropical region is easterly wave. Okay, easterly wave trade wind को बोला गया, as it is mentioned that trade winds are frequently modified by wave-like phenomena that give rise to distinctive weather system westward, and moving air is forced to rise on the upwind side of the wave and descend on the downward side. Thus, on the eastern side of the easterly wave, we expect to find vertically developed cumulus cloud or cumulonimbus cloud, often heavy rainfall. But clear weather results on the leading western side or the low pressure wave trough because of the descending air. ठीक है ना, इधर डिसेंडिंग एयर होती है, हाई प्रेशर होता है, और इधर राइजिंग एयर होती है, और इधर फिर डिसेंडिंग एयर होती है। ओके, अंडर सर्टेन फेवरेबल कंडीशंस ऑन द ईस्टर्ली वेव इट may lead to the formation of tropical cyclone. उसके बाद हमने पढ़ी थी कंडीशंस कौन सी होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो फेवर करती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। सी सरफेस टेम्परेचर समझ रहे हो, यानी कि अभी टोक्टे कहां से जनरेट हुआ, अरेबियन सी से जनरेट हुआ, वो तभी जनरेट होगा जब अरेबियन सी का भैया टेम्परेचर कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। सी सरफेस टेम्परेचर मस्ट बी 27, इतनी गर्मी होगी तब जाके साइक्लोन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज आती है सर प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स। डिफ्लेक्ट भी तो करनी है, और विदाउट कोरियोलिस फोर्स इट कांट बी हैपन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ITCZ और लो प्रेशर एरिया बीइंग 5 डिग्री टू 8 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, इक्वेटर लाइन ये रही, तो इसलिए जो ITCZ है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ताकि यहाँ लो प्रेशर बना रहे। ओके, a large vapor supply in the atmosphere, differential heating of land and water, small differences in the vertical wind speed, and the last one is upper divergence above the sea level system. upper divergence का ना मैं डायग्राम दिखाऊंगा अभी आपको ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है फीचर्स क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, acute low pressure at the center as I told you, strong PGF that is pressure gradient force, strong होनी चाहिए, minimum speed 119 किलोमीटर पर आवर। ओके, साइज और डायमीटर रेंजेस बिटवीन 150 से 300 किलोमीटर, मतलब कि साइक्लोन का साइज कितना होता है, 150 से 300 किलोमीटर। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऑलरेडी टोल्ड यू, विद अ स्पीड ऑफ 15 to 25 किलोमीटर पर आवर, 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन है सर्कुलर आइसोबार। आइसोबार मींस, आइसोबार किसको बोलते हैं, एनीवन? आइसोबार अ लाइन हैविंग सेम व्हाट, आइसो का मतलब होता है सेम, और बार किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। आइसो मींस सेम और बार्स मींस प्रेशर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है सर्कुलर आइसोबार्स, यानी सेम प्रेशर वाले उस आइसोबार्स। शक्तिमान शक 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 घूमता है ना, देखा होगा आपने बचपन में। इट हैज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो क्लाउड बनता है, बादल बनता है, उसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं। तो टॉकते अभी न्यूज में है तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। इट हैज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड व्हिच गेव टोरेंशियल रेन विद थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, एक भाई साहब हैं वहां पे बॉम्बे में, तो उन्होंने बताया था कि बिजली गिर जाती है कई बार, इतनी जबरदस्त स्टॉर्म आता है, इतना तगड़ा आंधी तूफान आता है, बिजली गिर जाती है लोगों के घरों में कई बार। ठीक है, हरिकेन आई बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, द सेंट्रल एरिया ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड आई एंड इज जनरली 16 to 24 किलोमीटर इन अ डायमीटर।
Since the air descends here, therefore this region is clear and warm with light winds. ठीक है. In the eye we have the lowest atmospheric condition. मैंने आपको पहले बताया था लो प्रेशर वाला एरिया होता है. ठीक है, ये एरिया क्लियर होता है और वार्म विद लाइट विंड्स. Winds reach the highest speed at the edge of the eye, that is eye wall. क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर? जल्दी से बताइए. हाई प्रेशर. वेरी गुड. ओके. उसके बाद नेक्स्ट फीचर है सर, हाँ ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था. ये बीच वाले एरिया को आई बोलते हैं, साइड वाले एरिया को आई वॉल बोलते हैं. यहाँ डिसेंड होती है. ओके, यहाँ से राइज अप होती है एयर, तो इस तरह से आउटफ्लो होता है. Just hold for a second. Just hold for a second. सॉरी यार, एक कॉल थी बड़ी अर्जेंट. एनीवेज, तो ठीक है, ये समझ आया आई और आई वॉल का. ओके, जैसा कि लिखा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी, जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो आप. ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है. ओके, याद रखना. फॉर्मेशन स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं. फॉर्मेशन कैसी होती है, साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसी होती है, बनता कैसे है मेरे भाई. इनिशियल स्टेज कैसी होती है. फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोनिक स्टॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर. मेन चीज क्या लिखी हुई है कि जो फॉर्मेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर. ये जो टॉक्टे है कहाँ किस में बना है, अरेबियन सी में बना ना, मैंने आपको बताया. ठीक है, अरेबियन सी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, अभी बताया मैंने यार, बोलो. 27 डिग्री, 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए मतलब. ठीक है, तो यहां से जब लो प्रेशर एयर राइज अप करेगी, जब एयर राइज अप करेगी तो उसमें मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर होगा उसमें कि नहीं होगा. कॉमन सेंस यूज करो. मेन कहानी मैं बता चुका हूं, ये सिर्फ पैराग्राफ वाली फॉर्म में लिखा हुआ इसलिए बड़ा बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं ये. सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं. देखो ध्यान से समझो. फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोनिक स्टॉर्म डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर. वो वाटर वेपर के ट्रांसफर होने पे डिपेंड करेगी. एंड हीट फ्रॉम द वार्म ओशन. और हीट निकलेगी ना, 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है ओशन का, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट निकलेगी. एंड हीट फ्रॉम द वार्म ओशन टू द ओवरलाइंग एयर एंड प्राइमरीली बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सी सरफेस. इवेपोरेशन तो होएगी बट ऑब्वियस है. ठीक है ना, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन से बादल बनेंगे, बादल के बाद प्रेसिपिटेशन होगी, जैसा कि लिखा है. जब इवेपोरेशन होगी इट इनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ मैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड. बड़े बड़े क्यूमुलस क्लाउड्स बन जाएंगे ड्यू टू कन्वेक्शन. जब वार्म एयर राइज होती है ना और उससे बादल बनते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन. याद रखना. ठीक है, कन्वेक्शन किसको बोलते हैं, जब वार्म एयर लाइट एयर होती है तो राइज अप करती है, जब राइज अप करेगी तो वो क्या बनाएगी, बादल बनाएगी ओशियन में से. ओशियन गर्म है, देखो ओशियन गर्म है, ओशियन जब गर्म है तो ओशियन से वार्म एयर ऊपर उड़ेगी यानी राइज अप होगी. जब राइज अप होगी तो क्या बनाएगी, बादल बनाएगी. कौन से बादल बनाएगी, क्यूमुलस क्लाउड्स बनाएगी. देखो ध्यान दोबारा से समझेंगे. फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ए साइक्लोनिक स्टॉर्म डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर, पहली इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी, एंड हीट फ्रॉम द वार्म ओशन टू द ओवरलाइंग एयर, ताकि वो गर्म हवा बनी रहे, primarily by evaporation from the sea surface. The second point is it encourages the formation of massive vertical cumulus clouds due to convection with condensation of rising air above the ocean surface. After evaporation, there would be a condensation that allowed the formation of
clouds. Okay, and with an uninterrupted supply of moisture from the sea, the storm is again strengthened. जैसी मॉइस्चर की अनइंटरप्टेड सप्लाई हो रही है, मतलब बिना रुके सप्लाई हो रही है, ताबड़तोड़ सप्लाई हो रही है मॉइस्चर की, तो जिससे क्या होगा, जो स्टॉर्म होगा, जो तूफान होगा, वो और स्ट्रेंथेंड होगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। एंड ऑन रीचिंग द टेरेस्ट्रियल रीजन, जैसे ही ये टेरेस्ट्रियल रीजन यानी इंडिया की कोस्ट के साथ टकराएंगे, द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स। एज आई टोल्ड यू दैट ये हैपन कहां पे होता है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इट ऑलवेज हैपन इन द सी एंड डिसिप एंड डाइज इन द लैंड। जैसे कि लिखा हुआ, ऑन रीचिंग द टेरेस्ट्रियल रीजन द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द स्टॉर्म डिसिपेट्स। और तूफान जैसे ही टकराएगा और वो खत्म हो जाएगा, यानी बारिश वारिश होके खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ये समझ में आया, इनिशियल स्टेज समझ आई, उसके बाद आगे चलें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। इतना समझ में आया बच्चा लोग? अगर ये नहीं समझ आया ना तो सही में यार आगे का नहीं समझ आएगा। बहुत ही लेमन टर्म्स में बताया गया। आ गया, आई होप सभी सभी को समझ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे चलते हैं सर। देखिए ध्यान से समझिए। द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन कट्स द कोस्ट, मतलब कि जहां पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्ट को कट करता है, इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। उसको बोलते हैं लैंडफॉल, मतलब साइक्लोन जमीन पर गिर गया, ठीक है, याद रखेंगे ऐसे, लैंडफॉल। द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन कट्स द कोस्ट इज कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। द लैंडफॉल इज फ्रीक्वेंटली अकम्पेन्ड बाय स्टर्डी विंड्स, गंदी सी हवाएं चलती हैं, हैवी रेन होती है, माउंटिंग सी वेव्स। आपने देखा होगा समुद्र की लहरें इतनी तगड़ी तगड़ी आती हैं, न्यूज में देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा इनफैक्ट। दैट कुड थ्रेटन पीपल, लोगों को बेचारों को डरा देती है, एंड कोज डैमेज टू द प्रॉपर्टीज। ओके, एंड साइक्लोन्स व्हिच कॉज 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर मोर डिस्ट्रक्टिव। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। They cover a larger area and can originate over the land and sea, whereas the tropical cyclone originate only over the sea। मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ सीज में ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन जो 20 डिग्री से ज्यादा क्या कहते हैं, सॉरी, 20 डिग्री से ज्यादा ऊपर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और वो लैंड पे भी ओरिजिनेट हो जाते हैं, वो सी पे भी ओरिजिनेट होते हैं, याद रखना, ठीक है। एंड ऑन रीचिंग द लैंड दे डिसिपेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है, दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी एंड ऑन रीचिंग द लैंड दे डिसिपेट। और जहां पे कोस्ट खत्म हो जाती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, बताया मैंने, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। तो ये थी भैया फॉर्मेशन। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोबारा से डायग्राम बनाया हुआ समझाने के लिए। उसके बाद बारी आती है सर हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जिसको हम मिड लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, आर एक्टिव अबव द मिड लैटिट्यूड रीजन बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बोथ हेमिस्फीयर। फॉर्मेशन कैसी होती है इसकी, बनते कैसे हैं, इसके लिए आपको एक थ्योरी समझनी पड़ेगी जिसका नाम है पोलर फ्रंट थ्योरी। याद है मैंने फ्रंट्स कराए थे अभी आपको थोड़ी देर पहले, इनफैक्ट कल भी बताए थे फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट्स क्या होती हैं, जब दो डिफरेंट एयर मास मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। मतलब उसके जो कॉन्टेक्ट जोन होता है उसको फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो पोलर फ्रंट कहाँ बनेंगे, यानी कि नीचे से वार्म एयर आ रही है, और ऊपर ऊपर कहां से, ठंडी कहां से आएगी, नॉर्थ पोल से, ऊपर से, इनको पोल्स बोलते हैं ना। याद है मैंने तीन पोल बताए, तीन पोल बताए थे आपको, दो तो आपको पता ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तीसरा पोल बताया था एक आपको एल नीनो जब करा रहा था, जिसको थर्ड पोल बोलते हैं। किसको थर्ड पोल बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आइस होती है, याद करो। थर्ड पोल किसको बोलते हैं बाबू, बताओ मेरे बच्चों। हाँ हाँ लिखो लिखो, कोशिश करो, उंगलियों को जोर दो थोड़ा सा, हाँ कोशिश करो कोशिश करो। हाँ हाँ
वेरी गुड रचना यार। नॉर्थ तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट नहीं बाबू, तिब्बत, तिब्बत मैंने बोला था यार आपको, तिब्बत को। नॉर्थ पोल साउथ पोल तो पता ही है आपको। तिब्बत, तिब्बतन प्लेट्यू मैंने बताया था ना, इट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थर्ड पोल, तिब्बतन प्लेट्यू। भूल गए आप? अरे यार कमाल करते हो पांडे जी, बताया तो था। एनीवेज चलो, तो पोलर फ्रंट्स के बारे में बात हो रही थी। तो नॉर्थ पोल से ठंडी हवा आती है और इधर नीचे से सब ट्रॉपिकल एरिया से वार्म एयर आती है। तो जब यहाँ मिलते हैं तो यहाँ बनता है पोलर फ्रंट। ओके, और यहीं से जनरेट होता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब आपको इंग्लिश वर्जन कराएंगे। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, मीट द ड्राई कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द पोल्स एंड thus the polar front is formed। तो कौन सा फ्रंट बन गया? वो पोलर फ्रंट बन गया। पोलर फ्रंट ही कहेंगे ना जब ठंडी हवा आएगी गर्म हवा के पास। अभी बताया था ना कोल्ड फ्रंट किसको बोलते हैं? जो सी डोमिनेटेड होती है ना, डोमिनेटेड विंड होती है, उसी का फ्रंट बनता है। कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर डोमिनेटेड होगी, वार्म फ्रंट में वार्म एयर डोमिनेटेड होगी। सिमिलरली पोलर फ्रंट में पोल से जो हवा आ रही है, पोल से हवा जो आ रही है वो हाई प्रेशर है, ठीक है, वो डोमिनेटेड है, इसलिए कौन सा फ्रंट बना? पोलर फ्रंट बना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन द वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स नीचे है, ट्रॉपिक से जब ऊपर जाएगी, मीट द ड्राई कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द पोल्स, द पोलर फ्रंट इज फॉर्म। पोलर फ्रंट बन गया। जैसा कि लिखा हुआ है, द कोल्ड एयर मास इज डेंसर एंड हैवियर, डेंसर होता है, हैवियर होता है, एंड ड्यू टू दिस रीजन वार्म एयर मास इज पुश्ड अप, वार्म एयर मास को पुश अप करेगी। दिस इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर मास क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। और ये जो इंटरेक्शन होगी वार्म और कोल्ड एयर मास की, याद है मैंने फ्रंट जब करवा रहा था इसमें मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये देखिए बच्चा लोग, तुम भूल जाते हो ना, इसलिए दोबारा दिखाना होता है। देखो, द फ्रंट्स अकर इन द मिड लैटिट्यूड। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं? मिड लैटिट्यूड, characterized by the steep gradient in temperature and pressure, and they bring abrupt changes in temperature and cause the air to rise to form clouds and precipitation। ठीक है, अब देखो, अब देखो, हाँ, द इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर masses क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। वो बादल बादल बनेंगे, बारिश बारिश आएगी, एंड अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड एट द जंक्शन, पर्टिकुलरली इन द सेंटर ऑफ इंटरेक्शन। ओके, ये देख सकते हो सर, पोलर फ्रंट बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रॉपिक से वार्म एयर जा रही है और पोलर से कोल्ड एयर जा रही है। यहाँ कोल्ड एयर, यहाँ से वार्म एयर, और ये जो बीच का कॉन्टेक्ट जोन है, ये क्या बन गया? पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट सर याद रखेंगे। Thus, a void is created because of lessening of pressure. The surrounding air is rushed in to occupy this void. Void माने खालीपन, ठीक है, and coupled with the Earth's rotation, a cyclone is formed। वो कहता है कि प्रेशर कम होने की वजह से एक वॉइड बन जाता है बीच में, यानी एक जगह खाली बन जाती है, जिससे जो आसपास की जो हवा है वो बीच में आएगी और एक हवा का क्या बन जाएगा? चक्र बन जाएगा। ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से एक हवा का चक्र बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट फॉर्म। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू द मोर वायलेंट साइक्लोन्स, ओके, और हरिकेन्स ऑफ द टॉपिक व्हिच फॉर्म्स इन द रीजन ऑफ रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर। जहां पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है उसके कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ऊपर जितने भी बनेंगे वो एक्स्ट्रा वायलेंट होंगे, याद रखना। ओके, प्रिंसिपल एरियाज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, ब्लैक एरो लाइंस, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ग्रीन एरो लाइंस। ट्रॉपिकल साइक्लोन जाहिर सी बात है ट्रॉपिक्स के बीच में होंगे ना, यानी इसके बीच में ही होंगे, ट्रॉपिक्स के बीच में होंगे ट्रॉपिकल, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वो यहीं से शुरू हो जाते हैं, सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स से ऊपर की तरफ, ठीक है, जहां ब्लैक एरो है। तो देख सकते हो आप कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आते हैं।
उसके बाद एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करते हैं सर ईस्ट टू वेस्ट, टेम्परेट करते हैं सर वेस्ट टू ईस्ट। टेम्परेट या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एक ही बात है। इट अफेक्ट कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया देन टेम्परेट साइक्लोन, ये लार्जर एरिया को इफेक्ट करती है, याद रखना। टेम्परेट साइक्लोन वेलोसिटी इसमें हवा की लेकिन ज्यादा होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, एंड मोस्ट डैमेजिंग, लेकिन इसमें हवा की वेलोसिटी कम होती है कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, ये तब भी फॉर्म, ये सिर्फ सीज में ही फॉर्म होता है। ठीक है, ओरिजिनेट सीज में होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और सी सरफेस टेम्परेचर मैंने आपको बताया 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एंड डिसिपेट ऑन रीचिंग द लैंड, बट इट इज फॉर्म्ड ऑन बोथ लैंड एंड सी। ये लैंड पर भी हो सकता है फॉर्म और सी पर भी। ट्रॉपिकल साइक्लोन 7 दिन से ज्यादा नहीं रहता, बस याद रखना। और टेम्परेट साइक्लोन कैन लास्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 days, 15 से 20 दिन रहते हैं भाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो सर आगे चलें। अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो आपकी इजाजत हो तो आगे चलें। बताइए सर, इसमें कोई डाउट हो तो। ऑल क्लियर? अरे वाह यार, शुक्रान शुक्रान। क्लियर कौन से वाला क्लियर है? दिमाग से क्लियर हो गया या समझ आने वाला क्लियर हो गया? क्लिनिक ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? सिर्फ एक ही बच्चे को क्लियर है, बाकी बच्चे ज्यादा लगा रहे हो या हाथों में मेहंदी लगी हुई है, टाइप नहीं कर पा रहे? क्लियर है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको क्लियर हुआ, समझ आने वाला क्लियर। चलो शुक्र है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक खत्म होने की दिशा में है, तो आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता होगा 7516 किलोमीटर इंडिया की कोस्ट लाइन है, जिसमें 76% जो 76% कोस्टल एरिया है आपका, दैट इज प्रोन टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज। जैसे कि देख सकते हो आप, वेस्टर्न कह रहा हूँ, ईस्टर्न कोस्ट जो है इट इज मोर प्रोन टू साइक्लोन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट कम है, याद रखना। ये डायग्राम याद रख लेना, रट लेना, मैं आपको इसकी पीपीटी सेंड कर दूंगा अभी। अब बारी आती है सर हमारे जो करंट टॉपिक चल रहा है, साइक्लोन टॉकते की। किन भाई साहब ने कहा था ये टॉपिक करवा दो, वो भाई साहब आए हैं? आई थिंक हरमन ने बोला था। हरमन इज देयर, हरमन इज देयर, हरमन 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 हरमन। आई थिंक हरमन इज नॉट हियर, नो। ओके, एनीवेज, हरमन जी को लग रहा है समझ आ गया होगा, इसलिए नहीं आए हरमन जी। एनीवेज, तो साइक्लोन टॉक्टे का मतलब क्या है? गेको, गेको एक छिपकली की किस्म होती है, इट मींस वोकल लिजर्ड। ओके, इट इज नेम्ड बाय म्यांमार, म्यांमार ने इसका नाम दिया था। ठीक है, 13 बताया था ना, वो WMO में, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 13 देश होते हैं, उनमें से एक म्यांमार था, तो म्यांमार में ने नेम सजेस्ट किया था कि भैया इसका नाम टॉक्टे रख देंगे। ओके, इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, पता है अभी आपको, मैंने आप बताया था इंडिया में है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होगा। इट इज टर्म्ड एज एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसको ESCS के नाम से भी जाना जाता है, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, VSCS। कई बार ना पेपर में इतने बेवकूफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाले, सीधा आपको कह देगा कि ESCS ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में दे देगा साइक्लोन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इस तरह से मतलब ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट पता है तो आपको यू कैन इजीली आंसर देम।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स में 60 to 70% जो क्वेश्चन है वो आपकी कॉमन सेंस से सॉल्व होंगे, ठीक है। 60 से 70%। आपने कभी यूपीएससी में कभी उसकी नोटिफिकेशन में कभी देखा है कि यूपीएससी में लिखा हो कि हमारे को 90% वाले ही यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं या 80% वाले? अगर आपके अगर आपके 33% भी आए ना, अगर आपके 35%, 33%, 33% चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए, अगर 33% भी आया ना आपके, देन आल्सो यू विल बी एलिजिबल फॉर गिविंग एन एग्जाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको समझदार इंसान चाहिए, उनको वो नहीं चाहिए कि हाँ रट के पेपर देने जिनके 90-90, 95-95% आए हैं, ठीक है। मैंने आपको अपना ही बताया था कि एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब जिसको नॉर्मल नॉलेज हो, जिसको बेसिक क्लियर हो, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, समझे मेरी बात। तो जैसे मैंने बताया कि 60 to 70% पेपर आपका कॉमन सेंस से क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की टर्म्स आपने याद रखनी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि प्रीलिम्स की इतनी खास बात पता क्या है? खास बात ये है कि आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है। मतलब अगर गलती से भी आपने टॉपिक अच्छी तरह पढ़ा है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है बस कि हाँ यार इसका आंसर ये है। मतलब आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि आंसर आपके सामने, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। और वो तब पता चलेगा जब आपने अच्छे से पी रखा है उसको, अच्छी तरह रगड़ा लगा के पूरा एकदम होंठ के नीचे लगा के उसका जर्दा बना के एकदम डेली उसका रस पी रहे हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे तो दिमाग से निकलने वाला है वो चीज, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। हाँ, तो मैं बता रहा था इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। It is termed as ESCS, that is extreme severe cyclonic storm, and VSCS, that is very severe cyclonic storm. Okay. लो प्रेशर एरिया कहाँ जनरेट हुआ है? अरेबियन सी। अभी मैंने पीछे इतने ज्यादा बोला है मैंने इसके बारे में। फर्स्ट कंसंट्रेटेड इनटू अ डिप्रेशन एंड लेटर इंटेंसिफाइड इनटू अ cyclonic storm named cyclone Taukte. The west coast of India has been affected by this cyclone. It is the first cyclone of 2021, 2021 का पहला साइक्लोन है। After cyclone Vayu of 2019 and cyclone Nisarga of 2020, Taukte cyclone has come very close to the west coast of India for the third consecutive year. लगातार 3 साल से वेस्ट कोस्ट पर साइक्लोन आए जा रहे हैं। पहला वायु आया था 2019 में, उसके बाद निसर्गा आया था 2020 में, और अभी 2021 में तोकते। कई बार आपको ना 3-4 साइक्लोन्स के नाम दे देते हैं और कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग साइक्लोन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना। Cyclone Taukte has made 2021 the fourth consecutive year to witness the development of a cyclone over the Arabian Sea in a pre-monsoon period. याद रखना मॉनसून से पहले आया। मॉनसून आ गया अभी के नहीं आया? बताएगा कोई? मॉनसून आ चुका है क्या? अभी नहीं आया। चलो शुक्र है, बच्चों को इतना तो पता है। कब आएगा ये देख सकते हो सर। ये ना पिक्चर ना उल्टी हो गई है एक्चुअली। ये पिक्चर ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। देख सकते हो आप, श्रीलंका घूम के इधर चला गया। मैंने कोशिश की थी इसको सीधा करने की बट हो नहीं पाई। ओके, तो ये देख सकते हो सर लो प्रेशर से किस तरह से, वो जुलाई वाला कौन है भाई? जून में आता है भैया, जुलाई कहाँ पहुंच गई? शुरुआत जून में होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हो सर भंवर बन रहा है, भंवर बन रहा है हवा का। ओके, तो याद रखें। तो इंडियन कोस्ट के कौन से रीजन है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं सर इससे? एक तो सर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। ये स्टेट्स हैं, ये कोस्टल रीजन है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। जाहिर सी बात है कोस्टल इफेक्ट होंगे सबसे ज्यादा। फॉर्मेशन कैसे हुई सर? दो जैसी ट्रॉपिकल साइक्लोन की पढ़ी है हमने, वही है सेम कहानी, थोड़ी सी हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन है। वो क्या है कि इसमें बताया हुआ कि अरेबियन सी की वार्मनेस किस वजह से हुई है, अरेबियन सी गर्म किस वजह से हुआ है? वो इस वजह से हुआ है सर, सिंपल सर, आजकल तो कॉमन सेंस है सर। ग्लोबल वार्मिंग सर, ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अरेबियन सी हैज वार्मिंग अप in the recent year, and cyclone Taukte is the fourth cyclone in consecutive year to have originated from the sea. Typically, out of the average of 5 cyclones that develop annually in the Bay of Bengal and Arabian Sea region, 4 are formed over the Bay of Bengal.
जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम केस में क्या होता है, एनुअली अगर हम इकट्ठा करें, सपोज अगर वो कहता है कि अगर 5 साइक्लोन सपोज एवरेज है अगर एक साल की, तो उसमें से पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम की 4 आपके बे ऑफ बंगाल में ही फॉर्म हुए होंगे। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाली साइड वो है, वो ज्यादा वार्मर है, इट इज बीइंग मोर वार्मर देन द अरेबियन सी, ठीक है। एंड द वार्मर टेम्परेचर सपोर्ट्स द एक्टिव कन्वेक्शन, कन्वेक्शन याद है ना, बताई थी, गर्म की सरफेस टेम्परेचर, राइज अप, बादल, बारिश, है ना। तो वार्मर टेम्परेचर सपोर्ट्स द एक्टिव कन्वेक्शन, हैवी रेनफॉल एंड इंटेंस साइक्लोन एक्टिविटी। So cyclone Tauktae is a result of the same process where the warm water of the Arabian Sea led to a low pressure system that underwent multiple stages of intensification to form the cyclone. Okay, ये था सर साइक्लोन टोकते। अब क्या है इसमें कहानी? उसके बाद साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस इंडिया ने क्या किया भैया प्रिपरेशन के लिए? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो इंडियन एजेंसी है टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इट्स एरिया। आईएमडी आपको बताएगी कि भैया साइक्लोन आने वाला है, जाने वाला है, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। इट मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड्स एडवाइजरी इंफॉर्मेशन to ICAO, DGCA, meteorological watch offices in the country and neighboring countries as well। ठीक है, आईएमडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, विकिपीडिया से या ऑनलाइन पढ़ लेना, कुछ भी XYZ लिखा हो, क्या क्या करती है, किस किस चीज के बारे में जानकारी देती है। ओके, और एक इंडिया के पास सैटेलाइट है जिसका नाम है इनसैट 3D। ठीक है, इसरो ने बनाई है, इसरो द्वारा बनाई गई है, मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है। इट इज बीइंग यूज्ड व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर एनहांस meteorological observations and monitoring of land and ocean surfaces for weather forecasting। याद रखना इनसेट 3D किसके लिए यूज होती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब साइक्लोन से रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन होगा ना, आपने उसकी प्रिपरेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्टेप्स उठा रही है, साइक्लोन से बचने के क्या प्रभाव है, कौन सी तरह के पेड़ लगाने चाहिए, साइक्लोन बताएगा कोई आंसर मेरे को? साइक्लोन से बचने के लिए कोस्टल एरियाज पे कौन से पेड़ लगाने चाहिए हमें? बताने वाले की फुल इज्जत। मैंग्रोव यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। ठीक है, तो मैंग्रोव्स के बारे में भी लिख सकते हो आप, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। मैंग्रोव्स के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के मैंग्रोव्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसके रीजनल नेम्स अलग अलग होते हैं, जैसे उड़ीसा में भितरकनिका बोलते हैं, और क्या कहते हैं, भितरकनिका बोलते हैं, राइजोफोरा बोलते हैं, निपा बोलते हैं, स्क्रूपान बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से नाम्स होते हैं, इस तरह के नेम्स होते हैं। तो आप उसके बारे में भी R&D कर सकते हो, इसके बीच में एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इनसेट 3D जो कि हेल्प करती है टू ट्रैक द साइक्लोन। ठीक है, इट इज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग, याद रखना। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में भी लिख सकते हो, ये री इनसेट 3D। अभी आपका होमवर्क पता क्या, आपने गूगल पे सर्च करना है साइक्लोन टोकते, ठीक है, और क्लिक करना है न्यूज वाले आइकॉन के ऊपर, न्यूज वाला बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, साइक्लोन टोकते से रिगार्डिंग जो भी न्यूज है, जो आपको लगता है, ये वाली न्यूज ना लिख लेना कितने बंदे मर रहे हैं या कितने घर तबाह हो गए हैं या ये हो गया वो हो गया, बेकार न्यूज, ये वाली न्यूज नहीं। मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ज्योग्राफिकली कुछ स्पेशल इसमें न्यूज दी गई है कि इससे जैसे कि लो प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर एरिया, इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपको और समझ में आने लगेगा। फिर आपने ना 3 साइक्लोन की, एक साइक्लोन टोकते की, इसके बारे में लिखना है, साइक्लोन निसर्गा के बारे में लिखना है, और साइक्लोन वायु के बारे में लिखना है। ठीक है, इस तरह इनको तीनों के बारे में लिखना है। केस स्टडी, जैसे केस स्टडी, जैसे आप समझ लो कि आप न्यूज रिपोर्टर हो, आपने किसी को न्यूज सुनानी है। ठीक है, तो आपने उस बंदे को साइक्लोन के बारे में भी बताना है, उसके बाद की साइक्लोन बना कैसे है, इससे कौन सी एरियाज को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी केस स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से बनाओ और मेरे को सबमिट करो असाइनमेंट अपनी, और आज रात को मैं आपका जो 6 टेस्ट है वो अपलोड कर दूंगा। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो साइक्लोन में, ये साइक्लोन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करेंगे, इसमें बताओ कोई डाउट हो तो। मैंने डिफरेंसेस वगैरह सब करवा दिए हैं।
और मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास वक्त मिला तो आई टेक योर वन मोर क्लास टुमारो। क्वेश्चन डिस्टर्बेंसेस। थर्ड पॉइंट पीपीटी सेंड कर देंगे मैम। थर्ड पॉइंट कौन सा? तो होमवर्क का मैंने बताया ना, साइक्लोन निसर्गा, साइक्लोन वायु, साइक्लोन टोकते, तीनों के बारे में केस स्टडी करनी है आपने। ठीक है, साइक्लोन के बारे में बताना है, कौन से एरिया को इम्पैक्ट करा है और बनता कैसे है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ बनाओ अच्छा सा। हाँ जी हाँ जी, पूछिए पूछिए अमित जी, पूछिए। पूछिए पूछिए। जल्दी पूछिए। ये पूछना चाहते हो सर तुम्हारे आपके बालों का राज क्या है? सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मोल ने किया कमाल। सर ये साउथ वेस्ट कोस्ट से टकराकर नॉर्थ साइड को मूव क्यों हुआ? सर ये अभी बच्चे बताएंगे, बताओ सर। बच्चे बताओ, भाई साहब को बताओ, ये नॉर्थ साइड मूव क्यों किया, डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? रीजन बताया था ना, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू, बता दो, मेरा नाम रोशन कर देना प्लीज। ड्यू टू क्रियोलिस फोर्स सर। सर सिंपल सा। देखा सर, बच्चे, अपने बच्चे कितने होशियार हो गए। बिकॉज क्रियोलिस फोर्स नॉर्थ वर्ड्स, नॉर्थ साइड में राइट साइड। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही पकड़े हो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही 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 पकड़े हो सर, बिल्कुल। ये तो सर शुरुआत में बताया था ना आपको, डिफ्लेक्शन जब बता रहे थे हम, डिफ्लेक्ट हो रही है राइट वर्ड्स, है ना। ये देखो सर, आप आप ये चीज नहीं समझ रहे। ये देखो सर, ये पृथ्वी का गोला है। एक मिनट, व्हाइट बोर्ड क्लिक करते हैं। ये देखो सर, ये पृथ्वी का गोला है, ये इक्वेटर की लाइन है, ये इंडिया है हमारा, ये इक्वेटर है। ये जो विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं? इस तरफ, राइट वर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझे? साउथ वेस्ट मानसून का भी तो यही कंसेप्ट बताया था आपको। ठीक है, इस तरह डिफ्लेक्ट करती है। अभी समझे सर? अमित जी, ये वेस्ट साइड पे आ गया इधर, समझ गए सर? अमित जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? हाँ, अभी हुआ सर क्लियर? समझ आया इसका? डायग्राम से समझ आया आपको? चलें आगे हम। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो हाँ, मैं एक जाते जाते एक बात ये कह रहा था कि दोबारा कह रहा हूँ, जिन बच्चों को शर्म आ रही है कि सर टॉपिक नहीं बताएंगे क्लास के बीच में, आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दो, पर्सनल मैसेज कर दो। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं वो आपका टॉपिक कंसीडर करूंगा और हम लोग क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाए। और कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का भी, आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो। और कॉल करने से पहले मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि मैं जब फ्री हूं तो आप हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे किस टाइम पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की भी। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ